मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पारिभाषिक की 5वीं कक्षा। तो हम लोग विचार कर रहे थे 2 परिभाषाओं के ऊपर, कार्यकालम संज्ञा परिभाषम और यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। तो कार्यकाल और यथोद्देश शब्दों के ऊपर विचार हो गया। अब यहाँ आगे से इन परिभाषाओं को किस सूत्र में पढ़े हुए किसी शब्द के द्वारा ज्ञापित किया जाएगा, अब उसके विषय में आगे चर्चा होगी। तो आगे देखते हैं कि कार्यकालम संज्ञा परिभाषम इति कथम ज्ञायते। संज्ञाएं और परिभाषाएं कार्यकाल वाली होती हैं, कार्य करने वाले सूत्र के पास पहुंच जाती हैं। ये कैसे जाना जाता है, इसका निश्चय हम कैसे करेंगे। उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं कि अमुना इति शब्द रूप साध्य, शब्द रूपे साध्य। हमें क्या बनाना है, अमुना। अदस शब्द का तृतीय व्यक्ति का एक वचन। असौ, अमु, अमी, अमुम, अमु, अमून, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः। तो तृतीया का एक वचन क्या बना, अमुना। अमुना का अर्थ क्या होगा, उसके द्वारा। तो अमुना इति शब्द रूपे साध्य, इसको बनाना है। मूल शब्द क्या है, अदस। अदस टा, अदस के आगे टा प्रत्यय ले आए। इति स्थिते, यदादि नाम इति अत्वे, यदादि नाम में अष्टन अविभक्त सूत्र से विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। तो विभक्ति परे रहते, ठीक है ना, विभक्ति परे रहते तेदादियों में जो शब्द आते हैं उनके अंतिम अल को अकारादेश हो जाता है। तो अदस के सकार को अकारादेश कर लिया। तो तेदादि नाम इति अत्वे, अब स्थिति क्या रही, अद, अ और टा। तो अद और अ, अब यहाँ पर जो सकार के स्थान पर हमने आकार किया, ये गुण में आता ही है। गुण अ ए ओ तीनों होते हैं, इसका भी नाम गुण है। तो इस गुण के पर रहते द में जो अ है ये अपदान तकार है। तो अतोगुणी सूत्र लग गया कि अपदान तकार से उत्तर यदि गुण परे आ रहा हो तो पूर्व पर के स्थान पर एंगी पररूपम से पररूपम की निवृत्ति आ रही है, पररूप एकादेश हो जाता है। तो दोनों मिलकर के बन गया अद, आगे टा का आ है। अब यहाँ सूत्र लगा 8वें अध्याय का, अदसो शेर दादू दो महा। अर्थात असकारांत जो अदस शब्द है, अदस उसका संबंधी जो दकार, अदस का जो दकार, उससे उत्तर जो भी स्वर है उसको उकार हो उवर्ण हो जाता है, और जो अदस का दकार है उसको मकार हो जाता है। तो यहाँ पर अद में असकारांत है, ये सकारांत है नहीं इस समय। तो अदस संबंधी जो दकार, अद दकार दिखाई दे रहा है हमें, उसके आगे का वर्ण कौन सा है, अकार। उस अकार के स्थान पर इस सूत्र ने कर दिया उकार, और दूसरा कार्य क्या किया इसने, दकार को कर दिया मकार। तो इस तरह से दोनों को मिलाकर के हम कहेंगे मुत्व। मुत्व का तात्पर्य मुंह करना। तो इस सूत्र ने मुंह कर दिया इसको। तो अद आ का क्या बन गया, अब अमु आ, ठीक है ना, अमु आ तक आ गए हम यहाँ। अब अमु आ बनने के बाद अब ये जो शब्द है अमु,
ये कैसा दिखाई दे रहा है हमें? उकारांत। ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है हमें उकारांत। तो उकारांत कोई शब्द होता है तो शेषो घ सखी घी संज्ञा कर देता है। ठीक है, तो हमने घी संज्ञा कर ली इसकी शेषो घ सखी से, और घी संज्ञा करने से घी संज्ञा को होने वाले कार्यों में सातवें अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र बैठा हुआ है आंगो नास्त्रियाम। जो घी संज्ञक शब्द होते हैं उनके आगे अगर हम टा प्रत्यय लाएंगे, ये आंग जो है ना पूर्व आचार्यों की संज्ञा है टा को कहने के लिए, तो टा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा यदि स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है तो। अब क्योंकि हम पुल्लिंग में बना रहे हैं यहाँ पर, तो इसने टा को कर दिया ना, तो क्या बन जाएगा अब ये अमु ना। तो आंगो नास्त्रियाम इति ना भावे च कृते अमुना। अमुना यहाँ तक आ चुके हैं हम। ठीक है ना, और ये हमने जो मुंह आदेश किया है, मुत्व किया है, ये कौन से सूत्र से किया है? अधसो शेर दादू दो महा, ये आ रहा है 3 पादों में, ये त्रिपादी का सूत्र हो गया। तो स्पष्ट है कि असिद्ध प्रकरण का सूत्र है ये। अब यहाँ पर असिद्ध प्रकरण के होने के कारण से हमने जब सूत्र सुपीच को लगाना चाहा, तो सुपीच क्या कहता है? सुपीच में अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ और यहीं इसकी वृत्ति आ रही है, अतः की भी आ रही है, साथ पूरे सूत्र की ही आ रही है। वहां अर्थ क्या है उसका कि अकारांत अंग के स्थान में ययादि सुप परे रहते दीर्घ हो जाता है। तो ये कहे हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो ये अकारांत अंग नहीं है, ये तो अमु है। हाँ, पहले था ये अकारांत अंग। कब? जब तिरादी नाम लगा लिया था हमने, सकार को आकार कर लिया तो गणे से पर रूप कर लिया, तो अद आ और आ को कर लिया हमने ना। लेकिन अब यहाँ पर ना करने के बाद सुपीचा की प्राप्ति हो रही है, ध्यान रखना। ना करने के बाद, जब तक ना नहीं करेंगे तब तक ययादि सुप नहीं मिलेगा। नकार करते ही ये कैसा हो गया? ये ययादि सुप हो गया। तो ययादि सुप होने के कारण से सुपीचा यहाँ दीर्घ करना चाह रहा है, लेकिन सुपीचा को यहाँ पर मुंह दिखाई देगा या अद दिखाई देगा? क्योंकि मुंह तो किया है हमने अधसो से दादू तो मां से। ठीक है ना, अधसो से दादू तो मां से मुंह आदेश किया था हमने। तो मुंह आदेश जब किया तो ये मुंह आदेश त्रिपादी का होने के कारण से सुपीचा की दृष्टि में हो गया असिद्ध। तो सुपीचा को यहाँ क्या दिखाई देगा? अब उसको सुपीचा को दिखाई देगा अद, और आगे यहाँ भी सुप दिखाई दे रहा है उसको, तो वो दीर्घ करने लगेगा, वो कहेगा अदाना, वो ऐसे बना देगा इसको। और बनाना है हमें अमुना। तो अब यहाँ पर इस दीर्घत्व को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि मुंह को सिद्ध रखना पड़ेगा। असिद्ध यदि कर देंगे तो सुपीचा को अकारांत अंग दिखाई देगा, और असिद्ध कर दें तो सुपीचा को अमु दिखाई देगा। फिर अब अकारांत न होने से वो दीर्घ नहीं कर पाएगा। तो पाणिनि ने फिर सूत्र बनाया इसको सिद्ध करने के लिए, असिद्धत्व को रोकने के लिए, कि तद्वारणाय नमुने। तो नमुने सूत्र का क्या अर्थ है? ये सुनी, क्या अर्थ है इसका नमुने का? इसका तो वीडियो ही रुका हुआ है। ना आदेश करने में मुत्व असिद्ध नहीं होता। हाँ, ना आदेश करने में मुत्व असिद्ध नहीं होता है, ये बात कहाँ हो रही है? यहाँ यहाँ हो रही है सुपीचा से हम दीर्घ करना चाह रहे हैं, और ना परे रहते भी। तो अभी हम क्या अर्थ करेंगे इसका कि ना परे रहते, क्योंकि ने में सप्तमी है, इस सप्तमी के 2 अर्थ बन जाते हैं, ना परे रहते और ना करने में भी, दोनों बातें। अभी हम अर्थ कैसे घटाएंगे? ना परे रहते, तो ना परे रहते मुत्व कैसा हो गया? सिद्ध ही रहा, क्योंकि नमने ने कह दिया कि मुत्व असिद्ध नहीं होता। तो असिद्ध नहीं होता का अर्थ क्या होगा? सिद्ध ही रहता है। अब सिद्ध रहता है तो सुपीचा को क्या दिखाई देगा? क्यों निखिल? सुपीचा को अब यहाँ पर क्या दिखाई देगा?
अमु ना ऐसा दिखाई देगा या कि अद ना ऐसा दिखाई देगा? अमुना। अमुना ही दिखाई देगा, है ना, क्योंकि मुत्व को हमने सिद्ध रखा यहाँ पर। नमने सूत्र ने मुंह का जो असिद्धत्व प्राप्त हो रहा था उसको रोक दिया कि नहीं, मुंह सिद्ध ही रहेगा। सिद्ध रहेगा तो सुपीचा को दिखाई दिया अब अमु। अब अमु है तो अकारांत तो है नहीं अभी, और वो लग करता है दीर्घ अकारांत अंग को, अब दीर्घ नहीं कर पाएगा वो। तो ये समस्या तो हमारी दूर हो गई इस समय अभी की। तो फिर देखो कि तद वारणाय नमुने इति ने परतो मुत्वस्य असिद्धत्वम निषिध्यते। मुत्व का असिद्धत्व निषिद्ध कर दिया गया, ना के परे रहते, अर्थात सिद्धत्वम उच्यते, सिद्ध ही रहा ये। अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा, तो वो दिखा रहे हैं कि अत्र इयम शंका जायते। यहाँ शंका कौन सी उत्पन्न हो रही है कि यद आंगो नास्त्रियाम, आंगो नास्त्रियाम सूत्र से क्या किया था हमने कि टा के स्थान पर ना आदेश किया था नहीं, और टा के स्थान पर ना आदेश कब होता है? जब भी संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। तो आंगो नास्त्रियाम इति ना भावे अपि कर्तव्ये, जब हम ना आदेश कर रहे हैं उस अवस्था में अमु ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि जब तक अमु नहीं बनेगा तब तक ही संज्ञा नहीं होगी। जब तक अद इस अवस्था में था, ये अदसो से दमहन नहीं लगाया था हमने, तब तक तो घी संज्ञा ही नहीं हो सकती थी। घी संज्ञा होती है कारांत कारांत होने पर, और पहले कैसे था ये? अकारांत था, तो घी संज्ञा प्राप्ति ही नहीं होगी। तो पहले हमने अदसो से में लगा लिया, उसके बाद ही ये उकारांत बना। उकारांत बनने पर घी संज्ञा हो पाएगी इसकी, घी संज्ञा होने पर ना आदेश हो पाएगा। ये क्रम आ रहा है समझ में सब, कि तभी तो ना होगा हम जब घी नाम रख लेंगे इसका, और घी नाम तब रख पाएंगे जब ये उकारांत होगा। और उकारांतता कब आई? जब हमने त्रिपादी का सूत्र लगाया। जब तक उसको नहीं लगाएंगे तो ये उकारांत बनेगा ही नहीं। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि आपने जब आंगो नास्त्रियाम सूत्र लगाया और ना आदेश जब कर रहे थे आप, तो उस अवस्था में आंगो नास्त्रियाम की दृष्टि में ये मुत्व सिद्ध रहेगा या असिद्ध रहेगा? क्यों तेजस्विनी? आचार्य जी। कैसा रहेगा? कैमरा बंद है? जी खोल के रखो ना, कैमरा भी और ऑडियो भी। तो मुत्व यहाँ पर ना आदेश करते समय, आंगो नास्त्रियाम सूत्र लगाते समय, आंगो नास्त्रियाम सूत्र को मुंह दिखाई देगा या नहीं? दिखाई देगा। क्यों? कैसे दिखाई दे जाएगा? वो त्रिपादी से किया है हमने, त्रिपादी के सूत्र से मुंह आदेश किया है, तो आंगो नास्त्रियाम की दृष्टि में तो असिद्ध रहेगा वो। अभी हमने सुपीचा की दृष्टि में असिद्ध किया नहीं किया उसको? जब सुपीचा की दृष्टि में असिद्ध कर दिया तो फिर आंगो नास्त्रियाम की दृष्टि में सिद्ध कैसे हो जाएगा? यहाँ भी असिद्ध ही रहेगा। ये भी तो उसी प्रकरण का सूत्र है 7वें अध्याय के 3रे पाद का, यहाँ भी असिद्ध रहेगा। तो असिद्ध रहेगा तो उस अवस्था में ये घी संज्ञा ही नहीं हो पाएगी, इसकी घी संज्ञा ही नहीं हो पाएगी, अर्थात इसको कैसे दिखाई देगा यहाँ पर ये मुंह? हम आंगो नास्त्रियाम के पास गए और घी संज्ञा करवा करके यहाँ पर हम इसको ना करने लगे, लेकिन इस सूत्र को यहाँ पर क्या दिखाई देगा? तो कोई ये कह सकता है कि हमने घी संज्ञा करवा तो ली है, अब तो थोड़ा और पीछे हट जाओ। चलो, घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? शेषोघ्यसकी। तो शेषोघ्यसकी की दृष्टि में ये मुंह दिखाई देगा? नहीं। वहां भी तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो भी सिद्ध प्रकरण का है। तो प्रश्न तो यहाँ बन रहा है ना कि आपने नमूने सूत्र का अर्थ किया था कि ना परे रहते मुत्व सिद्ध रहता है, ना परे रहते, लेकिन ना हमने किया किससे था? आंगो नास्त्रियाम से। और आंगो नास्त्रियाम से ना किया था तो घी संज्ञा करवाई थी पहले, तो घी संज्ञा ही कहाँ हो जाएगी यहाँ पर?
यहाँ घी संज्ञा भी कैसे हो जाएगी, क्योंकि घी संज्ञा वाले सूत्र की दृष्टि में भी मुत्व असिद्ध हो जाएगा। क्योंकि सूत्र तो ये कह रहा है ना कि ना परे रहते, ऐसा कह रहा है वो। तो ना परे रहते तो ना परे रहते, लेकिन ना परे रहते रहने से पहले की स्थिति भी तो देखो कि ना आदेश हो ही कैसे पाएगा। तो अत्र इयं शंका जायते यद आंगो नास्त्रियामिति ना भावे अपि कर्तव्ये मुत्वस्य असिद्धत्वात्। अब यहाँ जो कहा है ना मुत्व के असिद्ध होने से ना आदेश करने में, ये हमें वहां घटाना है कि घी संज्ञा ही नहीं हो पाएगी, घी संज्ञा की दृष्टि में ही असिद्ध हो जाएगा, तो ना आदेश भी नहीं हो पाएगा। तो मुत्व से असिद्धत्वात्, क्योंकि दो सूत्र लग रहे हैं यहाँ पर। अब एक तो आंगुनास्त्रियाम और उससे पहले शेषोघ्य सखी। अब यदि हमने शेषोघ्य सखी पहले लगा लिया तो वहां भी प्रश्न उठेगा लगा कैसे लिया आपने, उसकी दृष्टि में भी तो मुत्व सिद्ध हो जाएगा ना, उसकी दृष्टि में सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सूत्रकार तो ना परे रहते मुत्व को सिद्ध कर रहे हैं, और घी संज्ञा करने वाला सूत्र वहां को उसको तो ना की आवश्यकता ही नहीं है, उसको तो उकारांत शब्द चाहिए। तो उकारांतता रहे कैसे, उकारांतता कैसे हो पाएगी, क्योंकि सूत्र तो असिद्ध हो गया। तो मुत्व से सिद्धत्वात् ना भाव एवं तावन न प्राप्नोति। अतो इसलिए ना भाव परो नैव लभ्यते, ना आदेश ना भाव यही परे नहीं दिखाई दे रहा है हमें, और नहीं दिखाई दे रहा है तो नमने सूत्र क्या करेगा, आप बताओ मुझे क्या करेगा नमने, बोलो, बुद्धि लगाओ ना, नमने क्या करेगा, नमने कुछ कर पाएगा क्या अब। नमने क्या कह रहा है कि ना परे रहते मुत्व सिद्ध रहता है, तो ना परे है क्या, ना ही नहीं हो पा रहा है, तो सूत्र व्यर्थ हुआ कि नहीं। पहले सूत्र की व्यर्थता पर पहुंचो तब समझ में आएगा सूत्र व्यर्थ हो गया कि नहीं। अब सूत्र कह रहा है कि ना परे रहते मुत्व सिद्ध होता है, लेकिन हमने जब प्रयास किया तो ना ही परे हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना परे करने के लिए हमें आंगुनाश्रियाम लगाना पड़ेगा, आंगुनाश्रियाम लगाने से पहले घी संज्ञा करनी होगी। जब घी संज्ञा करने का सूत्र लगाया हमने तो त्रिपादी का सूत्र सिद्ध हो गया, उकारांत ही नहीं मिला उसको, घी संज्ञा कैसे करेगा वो। तो नमने सूत्र व्यर्थ हो गया, मानोगे नहीं मानोगे क्योंकि तभी तो ज्ञापन निकलेगा, ये ज्ञापक से परिभाषाएं निकल रही है ना ये, अब सूत्र व्यर्थ होता नहीं कभी भी। तो अब देखो आगे, तो तत्कथम नमने इति ने परतः मुत्वस्य सिद्धत्वम इष्यते, है मुत्व का सिद्धत्व, ये कैसे हम इसका शासन कर पाएंगे ना के परे रहते, क्योंकि स्थिति बदल चुकी है अब। लेकिन उच्यते, सूत्र तो कहा है, ठीक है ना, सूत्र तो कहा है, सूत्र ने क्या कहा कि ने परतः मुत्वस्य सिद्धत्वम शासक ज्ञापयति आचार्य, ना के परे रहते मुत्व के सिद्ध को शासित करते हुए आचार्य ये ज्ञापित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ना भावे अपि कर्तव्य मुत्वम सिद्धम एवं। अब क्या निष्कर्ष निकला, सूत्र की सार्थकता कब संपन्न हो पाएगी, जबकि हम ना आदेश करते समय भी मुत्व को सिद्ध रखें। अब ये बात ज्ञापन से आई, देखो ना परे रहते मुत्व सिद्ध होता है, ये सूत्र के अर्थ से आ गई, और ना आदेश करने में भी, अब परे रहने की बात नहीं हो रही है, ना आदेश करने में भी मुत्व सिद्ध रहेगा, ये ज्ञापन से निकली। क्योंकि यदि इसको हम नहीं मानेंगे तो हमारा अगला जो अर्थ किया हमने, अगला वाक्य वो बनेगा ही नहीं, सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो ज्ञापन से क्या निकला अब तक, कि ना आदेश करने में भी मुत्व सिद्ध होता है। अब यहीं पर सारी बात टिकी हुई है, इतने ही वाक्य में। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो, कोई सुनाओ, अभी क्या बोला मैंने अंत में वाक्य, ना करने में भी मुत्व सिद्ध नहीं होगा। हाँ सिद्ध रहता है, असिद्ध नहीं रहता है, इसमें दो हमें नकार बोलने पड़ते हैं, सीधे बोलो सिद्ध रहता है, ठीक है ना। तो ना आदेश करने में भी मुत्व सिद्ध होता है, ये ज्ञापन से निकला, ठीक है ना। अब ये ज्ञापन कब संपन्न हो पाएगा, इसको आगे विचार करेंगे अभी। तो फिर देखो यहाँ पर
कि ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्वं शासत ज्ञापयत्याचार्यः न भावे अपि कर्तव्ये मुत्वं सिद्धम एव। अन्यथा यदि ऐसा न माने हम, तो ना भावस्य अभावे सति, ना भाव ही जब नहीं हो पाएगा, तो सूत्र का जो अर्थ हम कर रहे हैं कि ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्व कथनम व्यर्थम एव स्यात्, ये तो वाक्य ही व्यर्थ बन जाएगा, फिर सूत्र का अर्थ ही नहीं घटेगा, क्योंकि ना है ही नहीं परे, और सूत्रकार कह रहे हैं कि ना परे रहते मुत्व सिद्ध होता है, और ना परे हो ही नहीं पा रहा है, तो व्यर्थ हो जाएगा ना। और न च व्यर्थम सूत्रम प्रणीयते, सूत्र व्यर्थ कभी बनाया नहीं जाता, वो भी पाणिनि जैसे हैं विद्वान आचार्य, वो व्यर्थ सूत्र की रचना तो कर नहीं सकते। तो इस तरह से यहाँ अभी इन्होंने ज्ञापन से ये बात सिद्ध की थी कि मुत्व ना करने में भी सिद्ध रहता है। इसको एक अन्य प्रकार से भी हम संपन्न कर सकते हैं, ज्ञापक न माने तब। वो कैसे कि नमूने सूत्र को हम 2 बार बोलेंगे। अब ये शैली शायद पहली बार सुन रहे होगे तुम लोग, 2 बार सूत्र बोलना किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, तो ये भी एक तरीका होता है। द्विरावर्तन करते हैं नहीं, हल सूत्र का भी तो द्विरावर्तन पीछे ध्यान आ रहा है, वो जो प्रत्याहार सूत्र में आया था हल, उसको भी 2 बार करते हैं कि हस्य ल हल और एक हल सूत्र वो महाभाष्य में आएगा शायद, अभी तुम लोगों के सामने नहीं आया होगा, वो महाभाष्य में आएगा। तो नमूने को हम 2 बार बोलेंगे, और 2 बार बोलेंगे तो अर्थ कितने बनेंगे? अब 2 बनेंगे अर्थ। तो पहला अर्थ हमने क्या किया था कि ना परे रहते मुत्व सिद्ध होता है, और इस ऐसा अर्थ करके हमने कौन सी समस्या को दूर किया था? ही संज्ञा करने में। सुपीच से प्राप्त होते हुए दीर्घ को रोका था। अगर हम मुत्व सिद्ध कर दें तो सुपीच बनाएगा फिर अदाना। बना लो अमना, कैसे बना लोगे? तो गुरुजी वहाँ अदाना कैसे बनेगा? दीर्घ और मुंह ना बनना चाहिए, उकार दीर्घ होते हुए। अच्छा, तो वहां पर अतः की अनुवृत्ति नहीं आ रही है सुपीचा में? सुपीचा में किसकी अनुवृत्ति आ रही है? कौन से अंग को दीर्घ करता है वो? अकारांत। तो उसकी दृष्टि में अकारांत होगा। नहीं, अगर मुत्व यहाँ पर, जैसे यहाँ मुत्व असिद्ध हो रहा था नहीं उसकी दृष्टि में, सुपीचा की दृष्टि में, जी, तो सुपीचा को क्या दिखाई दे रहा था? अकार। अद ऐसा दिखाई दे रहा था, वो दीर्घ कर रहा था। तो नमने सूत्र आ गया तुरंत कि नहीं 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 नहीं, ना परे रहते मुत्व सिद्ध होता है, सिद्ध रहता है, तो सुपीचा बेचारा चला गया, उसको अकारांत दिखाई नहीं दिया। अब कैसे करेगा दीर्घ को? तो उसको तो अकारांत दिखाई दे रहा है तो मुंह ही अमु। उसको अब दिखाई दे रहा है अमु। जब मुत्व सिद्ध रहेगा तो अमु दिखाई देगा उसको, और अमु दिखाई देगा तो अकारांत तो है नहीं अभी, अब कैसे दीर्घ कर देगा वो? अब दीर्घ नहीं कर सकता ना। तो ये तो प्रथम अर्थ का हो गया था, प्रथम आवर्तन। अब सूत्र का द्वितीय आवर्तन करो, फिर एक बार नमूने हम बोलेंगे। अब क्या अर्थ करेंगे? अब अर्थ करेंगे कि ना आदेश करने में मुत्व सिद्ध रहता है, ये दूसरा अर्थ हो गया। इस दूसरे अर्थ से हम कौन सी समस्या को दूर कर रहे हैं कि आंगो नास्त्रियाम सूत्र की दृष्टि में भी मुत्व सिद्ध रहता है। और पहले क्या था कि सुपीच की दृष्टि में मुत्व सिद्ध रहता है, वहां ये था सुपीच घट लग रहा था ना परे रहते, और आंगो नास्त्रियाम तो ना को ही कर रहा है ना, तो अब ना आदेश करने में मुत्व सिद्ध होता है, ये द्वितीय अर्थ हो जाएगा। जब 2 बार दूसरा सूत्र बोलेंगे हम दोबारा, ये उसका अर्थ हो जाएगा। तो वही देखो आगे दोनों सूत्रों के अर्थ को फिर बता रहे हैं ये कि तत्र एकस्मिन सूत्रे, पहले वाले जो अर्थ क्या था ना, पहला वाला सुपीचा को रोकने के लिए, तो तत्र एकस्मिन सूत्रे ने इति विषय सप्तमी आश्रित्य। विषय सप्तमी का तात्पर्य यहाँ पर यानी एकस्मिन सूत्रे ने इति विषय सप्तमी आश्रित्य ने कर्तव्य। अब ये जो दूसरा जो अर्थ अभी ज्ञापन से निकाला है ना, ये पहले उसको ले रहे हैं, ये पहले उस अर्थ को ले रहे हैं। पहले किसको ले रहे हैं? ना करने में।
तो ना करने में ये क्या हो गया, विषय सप्तमी। ना रूपी जो विषय है, ना आदेश करना, इसके करने में मुत्वम न असिद्धम भवति इति सूत्रार्थः क्रियते। मुत्व असिद्ध नहीं होता, अर्थात सिद्ध रहता है, ये सूत्रार्थ हो गया। तो उस अवस्था में ये आंगो नास्त्रियम पर घटाएंगे इसको हम, क्योंकि वही तो कर रहा है ना आदेश। और जो पहला अर्थ किया था हमने, उसको यहाँ द्वितीय सूत्र से ले रहे हैं ये, कि द्वितीय सूत्रे तु ने इति परसप्तमी आश्रित्य। परसप्तमी मानेंगे हम ने, नहीं ना परे रहते, तो ने पर तो मुत्वम असिद्धम न भवति इति सूत्रार्थः कल्प्यते। और उससे समस्या कौन सी दूर हुई, कि सुपीचा सूत्र नहीं लग पाया। ठीक है ना। अब यहाँ ये दोनों अर्थ तो इन्होंने कर लिए, ज्ञापन से भी सिद्ध की थी बात, और दुरावर्तन करके भी विषय को सिद्ध किया। लेकिन क्या तुम लोगों के अंदर एक प्रश्न नहीं उठ पा रहा है अभी, कि आंगो नास्त्रियाम सूत्र की दृष्टि में, देखो प्रथम अर्थ तो स्पष्ट हो ही गया होगा। सुपीचा को जब लगा रहे थे हम, तो सूत्र का अर्थ किया गया था कि ना परे रहते मुत्व सिद्ध रहता है, तो सुपीचा नहीं लग पाया। यहां तो कोई समस्या नहीं आ रही अभी तक, लेकिन अब हम एक समस्या को और उठाते हैं। दूसरे अर्थ में क्या किया था हमने, फिर बोलो एक बार तेजस्विनी, दूसरे अर्थ में क्या अर्थ बोला था सूत्र का, ना करने में मुत्व ना आदेश करने में मुत्व सिद्ध रहता है। अच्छा, तो ना आदेश करने में कौन कर रहा है ना आदेश, आंगो नास्त्रियम। अब थोड़ा क्रॉस चेकिंग करेंगे, ठीक है ना आदेश कौन कर रहा है, आंगो नास्त्रियाम। तो आंगो नास्त्रियाम की दृष्टि में मुत्व सिद्ध हो गया। यही तो बात हो रही है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आंगो नास्त्रियाम की दृष्टि में आंगो नास्त्रियाम को मुंह दिखाई दे रहा है, यहां तक तो बात आ गई। लेकिन जरा मुझे ये बताओ कि आंगो नास्त्रियाम बिना घी संज्ञा के लग जाएगा, लग जाएगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो घी संज्ञा करने वाले सूत्र के विषय में तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। वो भी तो कह रहा है भाई मेरी दृष्टि में भी तो मुत्व को सिद्ध करवाओ, तभी तो मैं घी संज्ञा कर पाऊंगा। उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है किसी का। नहीं आया समझ में? आंगो नास्त्रियाम सूत्र तभी तो लग पाएगा जब घी संज्ञा हो जाएगी। और घी संज्ञा वाला सूत्र कह रहा है मैं भी तो असिद्ध सिद्ध प्रकरण का सूत्र हूं, मैं भी तो सभासद अध्याय का सूत्र हूँ। शीर्षक घिसकी कहाँ का सूत्र है, सभासद अध्याय का। और वहां हम पहुंचे घी संज्ञा करवाने के लिए उससे, कि लो ये हम उकारांत शब्द बना के लाए हैं और घी संज्ञा कर दो। तो उसने पूछा भाई किस सूत्र से आपने मुंह आदेश करवाया है ये, तो हमने दबी जुबान से बताया कि अदसो शेर दादू दो महा। वो तुरंत उसने स्कैन किया, पता लगा लिया ये तो त्रिपादी का सूत्र है भाई। आचार्य ये सिद्ध हुआ ना कि ना करने में, ना आदेश करने में भी मुत्व सिद्ध रहता है, तो इसी से हम ये कर लेंगे कि उसको लगा। ऐसे नहीं जबरदस्ती नहीं करनी है। देखो ना आदेश करने में मुत्व सिद्ध रहता है, ये बात जो कही जा रही है ये कब घट पाएगी, अब इस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि इतना कह देने मात्र से तो बात नहीं बनेगी। आंगो नास्त्रियाम सूत्र तो प्रसन्न होने लगा कि हाँ ये मुत्व सिद्ध रहा, लेकिन जब गहराई से विचार किया तो आंगो नास्त्रियाम सूत्र को भी संज्ञक शब्द चाहिए, चाहिए कि नहीं? जब पीछे को थोड़ा सा हटे कि घी संज्ञा भी तो चाहिए ना उसको, तो घी संज्ञा करने वाले सूत्र पर विचार किया गया कि क्या घी संज्ञा करने वाले के सामने समस्या नहीं आएगी। समस्या तो वहां भी आ रही है ना, घी संज्ञा करने वाले सूत्र कैसे घी संज्ञा करे। हम त्रिपादी के सूत्र से मुंह कर रहे हैं, मुत्व कर रहे हैं, और तब हमने उकारांत बनाया उसको। तो वो तो ये कहेगा ना कि ये मुत्व मेरे सामने भी कैसे टिक पाएगा, आप त्रिपादी के सूत्र से करवा के लाए हो ना, तो मैं कैसे घी संज्ञा करूंगा। अब कैसे घी संज्ञा करूं, घी संज्ञा ही नहीं होगी। तो फिर ये जो वाक्य निकल करके आ रहा है हम ज्ञापन से भी निकाल रहे हैं, क्योंकि पाणिनि ने सूत्र बनाया है। उधर द्विरावर्तन करके भी हमने ये इस बात को बोला, लेकिन ये अब भी कहाँ संपन्न हो पा रही है सारी बातें। अब बुद्धि लगाओ, क्या कोई तरीका है कि ये समस्या हल हो जाए? देखो समस्या तो सामने आ चुकी है ना, और ये परिभाषाएं किस लिए होती हैं, हम जो पारिभाषिक पढ़ रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं
समस्या को दूर करने के लिए। अब यहाँ परिभाषा आई कार्यकालम संज्ञा परिभाषम। देखो पहला हम जो उदाहरण पढ़ रहे हैं ना, सारा ये क्या करने को पढ़ रहे हैं, संज्ञाओं की कार्यकाल पक्ष, संज्ञाओं का कार्यकाल पक्ष बताने के लिए या कि परिभाषाओं का कार्यकाल पक्ष बताने के लिए? संज्ञाओं संज्ञाओं का। संज्ञाओं का। ये ध्यान रखना है, परिभाषा मत जाना बिल्कुल भी। अभी परिभाषा पर कोई चर्चा नहीं हुई है, हम संज्ञाओं के कार्यकाल पक्ष को ले रहे हैं। अच्छा, संज्ञा यहाँ कौन कर रहा है? शेषोघ्य। तो शेषोघ्य सखी को उठा करके हम यदि यहाँ कार्य करने वाले सूत्र यानी कि आंगो नास्त्रियाम के पास में ले आए, ठीक है ना, उसी गोद में जाके उसको बिठा दें, तो अब तो कोई समस्या नहीं रहेगी। अब देखो, अब उस नियम को, अब उस अर्थ को बोलो नमूने को, कि ना आदेश करने में मुत्व सिद्ध रहता है, और आंगो नास्त्रियाम ने घी संज्ञा वाले को अपनी गोद में बिठा लिया है। अब वो अलग से कहेगा ही नहीं कि मेरी दृष्टि में मुत्व सिद्ध है, वो कहेगा तू तो मेरे पास आ गया ना। जब मेरी दृष्टि में, आंगो नास्त्रियाम कह रहा है, जब मेरी दृष्टि में मुत्व सिद्ध है और मेरी गोद में ही तू बैठा हुआ है, तो तेरी दृष्टि में मुत्व सिद्ध क्यों नहीं होगा? हुआ कि नहीं? तो अब ये जो परिभाषा निकल के आई, कार्यकालम संज्ञा परिभाषा, ये ज्ञापन से निकली या नहीं? कौन सा ज्ञापन? नमूने सूत्र का कथन करना। हमने सूत्र का अर्थ क्या किया कि न्याय आदेश करने में मुत्व सिद्ध रहता है। ये परिभाषा, ये सूत्र का अर्थ, ये कब चरितार्थ होगा? जब शेषोघ्य सखी सूत्र को हम आंगो नास्त्रियाम के पास में ले आए, तभी ये अर्थ चरितार्थ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब यही बात आगे कही जाएगी, मैंने पूरी भूमिका बना दी है। तो यहां तक तो हमने देख लिया था कि द्वितीय सूत्रे तु ने इति परसप्तमीम आश्रित्य ने परतः मुत्वम असिद्धम न भवति इति सूत्रार्थः कल्प्यते। यहां तक हो गया था। अब देखो आगे, तथापि। अब तथापि से वही समस्या आ रही जो हमने उठाई थी अभी। तथापि यदि संज्ञा परिभाषम यथोद्देशम एवं स्यात्, यदि संज्ञाएं अथवा परिभाषाएं यथोद्देशी ही रहें, जहां उनका उच्चारण किया गया है वहीं बैठी रहें। अब यहाँ संज्ञा परिभाषा शब्द दोनों बोले गए हैं, लेकिन हमें कहाँ घटाना है? अभी संज्ञा में, कि संज्ञा यदि वहीं बैठी रहे, शेषोघ्य सखी यदि वहीं बैठा रहे जहां है प्रथम अध्याय में, तर्हि ना भावे कर्तव्ये मुत्वस्य सिद्धत्वे उच्यमाने अपि। भले ही सूत्रकार ने कह दिया कि मुत्व सिद्ध रहता है ना आदेश करते समय, ना आदेश करने में, लेकिन ऐसा कहने पर भी शेषोघ्य सखी इति संज्ञा सूत्रम प्रति, इस संज्ञा सूत्र के प्रति मुत्वस्य असिद्धत्वात्, मुत्व के असिद्ध हो जाने से घी संज्ञा नहीं प्राप्त होती। यहां तक स्पष्ट हो गया कि नहीं? यहां तक किसी को उलझन है तो बताओ। स्पष्ट है सबको? तो असत्याम घी संज्ञायाम, घी संज्ञा नहीं हो पाए, यदि न होगी तो कुतो घी संज्ञा श्रेयो ना भावो भवे। तो घी संज्ञा के आश्रित जो ना आदेश कर रहे हैं हम, ये कैसे हो पाएगा? और कैसे हो पाएगा? तो सूत्र का जो अर्थ हमने किया कि ना आदेश करने में मुत्व सिद्ध ही रहता है, ये कैसे चरितार्थ हो पाएगा? ये अर्थ कैसे लगेगा यहाँ पर? ततो ने कर्तव्ये ने परतो वा। अब दोनों बातों में कह रहे हैं कि ना आदेश करते समय अथवा ना परे रहते, दोनों ही बातों में मुत्वस्य सिद्धत्व कथनम निरर्थकम एव स्यात्। सारी जड़ ही हिल गई, अब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जो प्रथम अर्थ किया था हमने कि ना परे रहते मुत्व सिद्ध ही रहता है, क्या ये अर्थ घट पाएगा? बताओ मुझे। जब घी संज्ञा ही नहीं हुई, हम जड़ पर पहुंच गए ना, घी संज्ञा को हमने नष्ट कर दिया। जब घी संज्ञा ही नहीं हुई है तो ना आदेश ही नहीं हो पाया, ना आदेश नहीं हो पाया तो सुपीचा सूत्र भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि यहाँ सुप नहीं है। तो पहला वाला अर्थ भी घटित नहीं होगा, दूसरा वाला अर्थ भी घटित नहीं होगा, क्योंकि सारी बात आगे कहाँ अटक गई है? घी संज्ञा पे आके अटक गई है। अब हमें घी संज्ञा के सूत्र की दृष्टि में मुत्व को सिद्ध करना पड़ेगा। वो तभी संभव हो पाएगा जबकि हम घी संज्ञा के सूत्र को उठा करके आंगो नास्त्रियाम के समीप में ले आए, कार्यकाल
सूत्र कार्य करने वाले सूत्र के साथ एक वाक्यता बना दें उसकी। तो न च एवं भवितुम अर्हति, ये किस बात को कह रहे हैं कि सूत्र का निरर्थक होना, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो ये महाभाष्य में जो विषय आता है उसको उठा के दे रहे हैं ये कि यतो महता प्रयत्नेन प्रणीतानि सूत्राणि आचार्य प्रवरेण। आचार्य प्रवर ने, पाणिनि ने बहुत बड़ा प्रयत्न करते हुए सूत्रों की रचना की है। हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन कर रहे हैं ना, रचना थोड़ी कर रहे हैं या रचना कर रहे हैं। हम तो अध्ययन कर रहे हैं, हमें यही लग रहा है कि हम बहुत बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब अध्ययन करने में प्रयत्न हमें लग रहा है तो बनाने में, सूत्र बनाने में कितना प्रयत्न हुआ होगा। तो महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणीतानि अतो अवसीयते, इसलिए ये निश्चय हो रहा है, अवसीयते में निश्चय होना कि क्या, कि कार्यकाल पक्षः अपि विद्यते। अब ये एक सिद्धांत निकल करके आया, सूत्र की निरर्थकता न हो जाए ये मानते हुए, अर्थात आचार्य को ये दिखाई दे रहा है कि ये संज्ञा सूत्र अथवा परिभाषा सूत्र अपने स्थान को छोड़ करके कार्य करने वाले सूत्र के साथ जाकर के मिल जाते हैं, ये उनको पता है पहले से, ठीक है ना। तो कार्यकाल पक्षो अभी विद्यते इति। अब क्या होगा, अब स्थिति बदल गई सारी, ठीक है ना, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। अब क्या स्थिति बन गई कि तथा सती संज्ञा सूत्रम, कौन सा, शेषोघ्यस की, ना भावम विदधता विधि सूत्रेण, ये वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु करना इस अर्थ में आ जाती है। तो ये क्षत्रिय प्रत्यांत का रूप है तृतीया का, लेकिन ना भाव जो कर रहा है, विधान कर रहा है जो विधि सूत्र, उसके साथ वो कौन सा है, आंगो नास्त्रियाम इत्यनेन सह, इसके साथ एक वाक्यताम आपन्नम भवति, अर्थात संज्ञा सूत्र शेषोघ्यस की एक वाक्यता को प्राप्त कर लेता है। और कार्यस्य एव कालः संज्ञा सूत्रस्यापि, अब संज्ञा सूत्र अर्थात शेषोघ्यसकी का जो काल है वो कौन सा काल कहलाएगा, अब जो कार्य करने वाले सूत्र का काल है वही उसका काल हो गया। और काल का अर्थ यहाँ पर वही लेना है, स्थान ज्यादा उचित रहेगा, तो वही स्थान उसका हो गया, उसी के पास जाके बैठ गया वो। तथा सती, ऐसा हो जाने पर ने कर्तव्य है, ना आदेश करते समय यदि मुत्वस्य सिद्धत्वम उच्यते, मुत्व का सिद्धत्व कहा जा रहा है, तथा घी संज्ञायाम अपि सिद्धत्वम उक्तम एवं भवति, ये तो अनायासी ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, जब संज्ञा सूत्र उठ करके कार्य करने वाले सूत्र के पास गया तो मुख्य कौन होता है, जो जाता है उठ करके वो, या जिसके पास जाता है वो मुख्य होता है, जिसके पास जाता है। उसकी ज्यादा महत्ता हो गई है ना, उसको बड़ा माना जाएगा, और उस सूत्र के लिए मुंह भाव को सिद्ध कर दिया गया, तो इसको तो अनायासी ही लाभ हो गया ना, इसके लिए भी सिद्ध है, संज्ञा करने वाले के लिए भी। और हम यूं भी कह सकते हैं कि जब उसकी दृष्टि में मुत्व सिद्ध है, कार्य करने वाले सूत्र की दृष्टि में, तो वो सिद्धत्व तभी तो चरितार्थ होगा जब घी संज्ञा करने वाला बाधा न डाले, ठीक है ना, तभी तो चरितार्थ होगा वो सिद्धत्व, नहीं तो वो कैसे जाएगा। तो इस तरह से घी संज्ञायाम भी सिद्धत्वम उक्तम एव भवति, वो तो कह ही दिया जाता है, यानी इसको कहने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना होगा। एवं सती, इस इन सारी बातों की हो जाने पर नमुने इति सूत्रम सार्थक्यम भजते, ये सार्थक्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहां तक जो अभी हमने विचार किया है, चार पक्षों में से, चार पक्षों को मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, संज्ञाओं का कार्यकाल पक्ष, संज्ञाओं का यथोद्देश्य पक्ष, परिभाषाओं का कार्यकाल पक्ष, परिभाषाओं का यथोद्देश्य पक्ष। अभी हमने जो चर्चा की है वो कितने पर कर ली, संज्ञाओं का कार्यकाल पक्ष, और एक उदाहरण दे दिया बस हमने शेषोघ्यसकी का, ठीक है ना। अब अन्य उदाहरण देकर के तो बहुत विषय बढ़ जाएगा, कहाँ कहाँ देखेंगे हम, हमें एक से ही पता लग गया कि संज्ञाएं अपना स्थान छोड़ करके कार्य करने वाले सूत्र के साथ में मिलकर के एक वाक्यता को प्राप्त कर लेती हैं, ये पता लगा हमें। अब यहाँ पर प्रथम परिभाषा में, क्योंकि संज्ञा भी शब्द है परिभाषा भी शब्द है,
अब परिभाषा का कार्यकाल पक्ष देखेंगे, ठीक है ना। तो चलें आगे। ये संख्या मैंने डाल दी है इसमें, तो इसको बढ़वा दिया करो आगे जब मुझे ध्यान नहीं रहता है तो यहां तक ये हो गया, ठीक है ना। इति सूत्रम सार्थक्यम भजते, आगे मैंने संख्या डाल दी है इसमें, दो संख्या। तो दो संख्या से हम दूसरा पक्ष ले रहे हैं, परिभाषाओं का कार्यकाल पक्ष। तो अथ इदानीम परिभाषाणाम अपि कार्यकाल पक्षो अस्ति इति ज्ञाप्यते, अब इसको ज्ञापन से निकाला जाएगा। तो अगर हम एक वाक्य में बोलना चाहें तो संज्ञाएं कार्यकाल पक्ष वाली होती हैं, ये कैसे पता लगा, क्या उत्तर आएगा, कौन से ज्ञापन से पता लगा? नमूने इसी सूत्र से। ऐसे नहीं, नमूने के हमने दो अर्थ किए थे, उसमें से कौन से अर्थ से ज्ञापन निकला? दूसरा वाला ना करने में भी मुत्व सिद्ध रहता है, उसमें से। भी लगाओ मत, ना करने में मुत्व सिद्ध रहता है, बस इसी अर्थ से पता लग गया है। अच्छा जी, ना पर तो सुपिचा कर रहे हैं, वहां भी तो यहाँ भी चाहिए। नहीं, देखो, ना परे रहते मुत्व सिद्ध रहता है, ये तो हम सुपीचा को रोक रहे हैं, सुपीचा को रोक रहे हैं हम, और सुपीचा यहाँ सिद्ध प्रकरण में है और मुत्व सूत्र मुत्व करने वाला असिद्ध प्रकरण में है। तो यहाँ तो हमने जब ये अर्थ किया पहला वाला, तो पहले वाले अर्थ में कोई समस्या नहीं आ रही है, पहले वाले अर्थ में कोई समस्या नहीं आ रही है कि ना परे रहते मुत्व सिद्ध रहता है। तो ना को तो हम स्वीकार कर चुके हैं ना पहले, उसके बाद हम मुत्व को सिद्ध कर रहे हैं, जिससे कि सुपीचा दीर्घ न कर बैठे। लेकिन अब दूसरा जो अर्थ किया गया था वो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। ये तो कह सकते हैं हम कि दूसरा जब सिद्ध नहीं हो पाएगा तो पहला भी सिद्ध कैसे हो जाएगा, वो तो बात बाद में समझ में आती है हमें। तो दूसरा जो अर्थ किया गया था ना कि ना आदेश करने में मुत्व सिद्ध रहता है, ऐसा कहना तभी सार्थक होगा जबकि हम संज्ञा सूत्र को उठा करके कार्य करने वाले सूत्र के पास ले जाएं। तो इस ज्ञापन से ये, क्योंकि ज्ञापन इसलिए है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो नमूने सूत्र व्यर्थ हो गया, और व्यर्थ होकर के ही ज्ञापन निकलता है, ये तो हम जानते ही हैं। जब तक व्यर्थता नहीं होगी तब तक ज्ञापन नहीं निकलेगा, व्यर्थ होकर के ही ज्ञापन निकलता है। तो द्वितीय जो अर्थ है ना, उससे ये ज्ञापन निकला है। ये अलग बात है कि द्वितीय अर्थ पर भी पहला अर्थ टिका हुआ है, आधार वही है उसका, लेकिन ज्ञापन जो निकला है मुख्य रूप से वो ना आदेश करने में, वहां से निकला ज्ञापन। अब परिभाषाओं का ज्ञापन देखेंगे कि कार्यकाल वाली होती हैं, ये कैसे पता लगा। तो यहाँ पर कथम करके प्रश्न उठाया गया, तो अब उसका दूसरा पृष्ठ लेते हैं यहाँ। तो दूसरा था हमारा छठा पृष्ठ। हम्म दिख रहा है दूसरा? अभी नहीं, अभी यहाँ से बदलना होगा। अब दिख रहा है? जी अच्छा। हम्म
तो कथम कह करके आगे कहा उच्यते। अब इसके विषय में बताते हैं, किसके विषय में, कि परिभाषाएं भी कार्यकाल पक्ष वाली होती हैं। तो कहा उच्यते अस्ति ही असिद्ध प्रकरणे मातृपितृभ्याम स्वसा इति सूत्रम एकम। अब ठीक है ना, अपनी बुद्धि को बदल के तुरंत दूसरे स्थल पर ले जाओ। तो अभी तक हम थे अदसो शेर धातु दो मह सूत्र पर, अब हम आ गए हैं मातृपितृभ्याम स्वसा। ठीक है ना, बीमारी यहाँ भी वही है, असिद्ध होने वाली। ठीक है ना, असिद्ध प्रकरण का सूत्र यहाँ भी लिया जा रहा है। तो देखो ये सूत्र असिद्ध होते हुए भी और कितने कितने बड़े नियमों को निकाल रहे हैं अपने में से। तो अस्ति ही असिद्ध प्रकरण है मातृ पितृभ्याम स्वसा, इसका अर्थ क्या है पता है सबको, कि मातृ और पितृ शब्द, इनसे उत्तर जब स्वसा शब्द आता है, कब आएगा, जब समास करेंगे। माता की स्वसा, पिता की स्वसा, मातुः स्वसा, पितुः स्वसा, ऐसे विग्रह करेंगे ना, षष्ठी तत्पुरुष है। तो इसमें नियम ये होता है कि जब षष्ठी तत्पुरुष करते हैं तो यहाँ षष्ठी का अलुक भी होता है, एक पक्ष में विकल्प करके है। तो जिस पक्ष में लुक हो जाएगा उस पक्ष का उदाहरण ले रहे हैं हम। तो मातृ के आगे एक शब्द आ गया स्वसा, मातृ स्वसा, पितृ स्वसा, ये आ गए हमारे सामने अब समास करने के बाद। अब ये सूत्र ये कह रहा है कि मातृ और पितृ शब्द से उत्तर ये जो स्वसा शब्द है इसके सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, तभी तो हम बोल पाते हैं मातृश्वसा पितृश्वसा, ऐसे बोलेंगे फिर हम, यानी कि मूल शब्द बन जाएगा फिर मातृश्वश्री पितृश्वश्री। अब इसके रूप चलेंगे। तो मूर्धन्य करने वाला सूत्र है, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। तो तेन च अर्थात इस मातृ पितृभ्याम स्वसा सूत्र के द्वारा मातृ पितृ शब्दाभ्याम परस्य स्वश्री शब्दस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो विधीयते। हो गया स्पष्ट। अब यहाँ पर विचार करके देखो कि इस सूत्र का अर्थ कब संपन्न हो पाएगा पूरा। अभी आगे की पंक्ति मत देखना कि मातृ पितृभ्याम स्वसा, इसमें पंचमी आ रही है मातृ पितृभ्याम, और पंचमी जहां होती है वहां कौन सी परिभाषा लगती है, तस्माद इति उत्तरस्य। तस्माद इति उत्तरस्य सूत्र ये कहता है कि यदि आपने कहीं पर पंचमी बोल करके और उत्तर में कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं तो उत्तर में जो भी आप बोल रहे हैं उसमें षष्ठी का विधान कर देना और उसी के स्थान में कार्य करना। लेकिन यहाँ तो स्वसा में प्रथमा व्यक्ति है, तो तस्माद इत्युत्तरस्य सूत्र ने स्वसा को षष्ठी में बदल दिया। अब क्या अर्थ होगा कि मातृ पितृ शब्द से उत्तर स्वश्री शब्द के स्थान में, अब ऐसे बोलेंगे ना हम, अभी तो हम प्रथमा के रूप में बोल रहे थे, अब बोलेंगे इसके स्थान में। अब एक परिभाषा और खटक, उसके कान खड़े हो गए कि आधे परस्य। यदि आपने पर में षष्ठी कर ली है, यदि आपने पर में षष्ठी कर ली है, हमने स्वश्री में षष्ठी कर ली यहाँ पर कि स्वसा के स्थान में, तो आधे परस्य कहता है यदि पर में आपने षष्ठी कर ली है तो उसके प्रथम वर्ण के स्थान में आपको कार्य करना है। नहीं तो क्या होता, अगर आधे परस से हम न लगाएं तो मातृ तस्माद इत्तरस ने इतना ही तो कहा है कि पर में षष्ठी कर लो, तो कर ली हमने पर में षष्ठी। अब सकार को हमें मूर्धन्य करना है, सकार इसमें आ रहे हैं दो, स्वश्री में दो सकार हैं कि नहीं है भाई, आदि में भी है और एक स्वश्री जो श्री वाला सा है वो भी तो है, तो किसी को ही प्राप्त हो सकता है या दोनों को प्राप्त हो सकता है, कोई नियम रहेगा फिर बताओ। तो आधे परस से ये भी परिभाषा आएगी। तो ये दोनों परिभाषाएं कहाँ पर हैं, प्रथम अध्याय में। ठीक है ना, अभी ये विषय जल्दी समझ आ जाएगा। ये दोनों परिभाषाएं प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आ रही हैं। मातृ पितृभ्याम स्वसा है ये 8वें अध्याय में, यानी कि असिद्ध प्रकरण में। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर आगे कि तेन च मातृ पितृ शब्दाभ्याम परस्य स्वश्री शब्दस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो विधीयते। अब कहते हैं यदि परिभाषाणाम केवलो यथोद्देश्य पक्षः स्यात्, जहां है परिभाषाएं वहीं की वहीं बैठी रहें जहां उनका उच्चारण किया है, तदा क्या होगा उस अवस्था में कि तस्मादित्युत्तरस्य आदेः परस्य
इति परिभाषा द्वयम प्रति, इन दोनों परिभाषाओं के प्रति, इनकी ओर, इनके पास में प्रकृतम मूर्धन्यादेश सूत्रम असिद्धम, ये मूर्धन्य आदेश करने वाला सूत्र ये पहुंचा वहां पर अपना उपकार करवाने के लिए। इसको अपनी औकात का पता नहीं था। ठीक है ना, औकात होती है ना एक, कि हमारी हैसियत है कितनी। ये पहुंच गया बड़े गर्व से उनके पास में। क्या कहा इसने कि हमारी जरा व्यवस्था करवा दो। कि क्या व्यवस्था करवाता है कि हमें मूर्धन्य करना है स्वश्री शब्द को, और हम अर्थ नहीं कर पा रहे ढंग से, हमारा अर्थ पूरा संपन्न नहीं हो पा रहा है। कैसे अर्थ करें कि मातृ पितृ से उत्तर स्वसा, क्या अर्थ बनेगा इसका बताओ मुझे, करो अर्थ। परिभाषाओं के सहारा मत लो, क्या बनेगा सूत्र का अर्थ कि मातृ पितृ से उत्तर स्वसा मूर्धन्य होता है। क्या हुआ इसका अर्थ, कुछ भी नहीं। जब तक हम के स्थान में नहीं बोलेंगे बन जाएगा अर्थ, नहीं बनेगा। तो ये पहुंचा वहां अपनी व्यवस्था करवाने के लिए। जब उसने जांच की इन परिभाषाओं ने, तस्मात् तरह से आधे परस ने इसकी, तो ये क्या पता लगा, करे ये तो बैकग्राउंड का आदमी है, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट का है ये सूत्र, तो ये तो सिद्ध प्रकरण का निकला ना। तो उन परिभाषाओं को इस सूत्र का कोई महत्व दिखाई दिया ही नहीं। तो ऐसे सूत्र का क्या वो परिभाषाएं उपकार कर पाएंगी, बोलो। जिन परिभाषाओं को सूत्र का अस्तित्व ही नहीं दिखाई दे रहा है, कार्य की बात छोड़ो, सूत्र का अस्तित्व, सूत्र ही असिद्ध हो रहा है। ये कहेगा मैं आ गया, वो कहेंगी कहाँ है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हो तुम भाई, कहाँ पर हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करेंगे, कैसे उपकार करवा लेगा अपना। तो ये स्थिति आ गई यहाँ पर कि परिभाषा द्वयम प्रति प्रकृतम मूर्धन्यादेश सूत्रम असिद्धम इति कृत्वा न तत्र परिभाषा द्वयम स्थानीय नियमनम कुर्यात्। ये दोनों परिभाषाएं मिलकर के स्थानीय का नियमन नहीं कर पाएंगे, अब संभव ही नहीं है। ततः संदेहो भवति, अब संदेह उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हम सूत्र का अब कुछ ना कुछ तो अर्थ करेंगे, तो कुछ न कुछ अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे अब कि मातृ पितृ से उत्तर स्वसा शब्द को, अब कुछ तो बोला जाएगा ना कि स्वसा मूर्धन्य होता है, चलो ऐसे बोल दो, स्वसा मूर्धन्य होता है। अब मूर्धन्य किसको होगा, तो पीछे सह की अनुवृत्ति चली रही है वहां पर, कहां से सह की अनुवृत्ति कहां से आ रही है, सहे है साडह सह, सहे है साढ़ सह से सह आ ही रहा है। अब भले ही यहाँ पर स्वसा में प्रथमा है, लेकिन सह में तो षष्ठी है, तो सह में षष्ठी का सहारा, कुछ तो बल मिला इसको। अब सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि मातृ पितृ से उत्तर स्वसा के सकार को मूर्धन्य होता है। तो स्वसा में कितने सकार हैं, स्वश्री में 2 सकार हो गए, ठीक है ना। अब दोनों को हो या पूर्व को हो या पर को हो, ये तो कोई भी व्यवस्था नहीं बनेगी अब। तो ततः संदेहो भवति यतः स्वश्री शब्दे 2 सकारौ स्तः तत्र मूर्धन्यादेशः, इसमें से एक ही मात्रा हटा लेना यदि पुस्तक में है किसी के, मूर्धन्यादेशः किम पूर्वस्य स्यात् उत परस्य उत द्वयोः। उत का अर्थ क्या होता है, अथवा, यानी पूर्व के स्थान में हम करें मूर्धन्य या पर के स्थान में करें, पर से तात्पर्य श्री, श्री का जो सकार है, या फिर दोनों के स्थान में करें, ये अनियमन हो गया, ये नियमन नहीं रहा। तत्र, अब यहाँ पर आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, अब आचार्य की प्रवृत्ति हमें बता रही है। प्रवृत्ति ये कहीं और से दिखाई देगी हमें। अब ये प्रवृत्ति इस सूत्र में नहीं दिख रही है हमें, वो कहाँ दिखाई देगी, तो चौथे अध्याय में हमने 2 सूत्र पढ़े हुए हैं, तो वही वहां पहुंचा रहे हैं ये कि तत्र आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति अस्ति परिभाषाणाम अपि कार्यकाल पक्षः, परिभाषाओं का भी कार्यकाल पक्ष है, ऐसा आचार्य की प्रवृत्ति से हमें पता लग रहा है। कहाँ से पता लग रहा है भाई, तो कहा यदयम पितृश्वसुक्षण, ये सूत्र ध्यान आ रहा है नहीं, पितृश्वसुक्षण क्या है इसके आगे, ढकिलोपः, 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 और उसके आगे मातृश्वसुश्च। तो हमें इन 2 सूत्रों की आवश्यकता है केवल, अभी ज्ञापन इनसे निकलेगा। तो पाणिनि ने यहाँ पर पितृश्वश्री शब्द से क्षण प्रत्यय किया है। अब ध्यान से समझना बात को, पितृश्वश्री या मातृश्वश्री
सूत्र में देखो मूर्धन्य करके पढ़ा है नहीं, और सूत्र मैंने तो बनाए नहीं है, पाणिनि ने बनाए हैं ये। तो पाणिनि ने सूत्रों में मूर्धन्य करके शकार को पढ़ा हुआ है। तो पाणिनि क्या संकेत दे रहे हैं बताओ मुझे? स्वयं मूर्धन्य करके, क्योंकि श्वश्री के आदि सकार को मूर्धन्य किया है उन्होंने। क्या श्री में जो सकार है उसको किया है? नहीं किया। तो पाणिनि स्वयं पढ़ रहे हैं ना, तो प्रमाण हो गई है। तो पाणिनि ये पढ़ करके क्या संकेत दे रहे हैं? क्या संकेत दे रहे हैं बताओ? कि मातृ पितृभ्याम स्वसा आदि सकार को मूर्धन्य करेगा, ये संकेत दे रहे हैं क्या? बुद्धि लगाओ पहले अपनी, पंक्तियां बाद में पढ़ लेना आगे की, पहले अपनी बुद्धि लगाओ। देखो इतना तो निश्चय हो गया है कि पाणिनि ने आदि सकार को मूर्धन्य किया हुआ है, ठीक है ना। अब हमारा ये संदेह दूर हो गया कि श्री के सकार को मूर्धन्य होना था, वो दूर हो गया, और दोनों को होना है ये भी दूर हो गया संदेह। पक्का पता लग गया कि आदि सकार को ही मूर्धन्य किया है पाणिनि ने, दोनों शब्दों में, पितृश्वश्री में भी और मातृश्वश्री में भी। सूत्र हमारे सामने उपस्थित हैं ये। तो अब यहां पर ऐसा पढ़ करके पाणिनि संकेत दे रहे हैं कि शकार तो है यहाँ आदि सकार को, लेकिन इनका ये ज्ञापन ये कब सिद्ध हो पाएगा? क्या मान करके? क्या इतनी हाँ आधे है परस्य एक वाक्यता करेंगे, कार्यकाल पक्ष मानकर परिभाषाओं का। हाँ, ये दोनों परिभाषाएं, केवल एक ही बात नहीं है। तस्मादित्य तरह से भी और आधे पर से भी, ठीक है ना। अब इनकी कुर्सी हिलेगी यहाँ से, ये यहाँ से उठेंगी दोनों, और उठ करके मातृ पितृभ्याम स्वसा के पास जाएंगी और सम्मान पूर्वक उसका कार्य करने में सहायता करेंगी। अब ये है कार्यकाल पक्ष। कार्य करने वाला सूत्र कौन सा है? मातृ पितृभ्याम स्वसा। अब ये बेचारा कमजोर पड़ गया, क्योंकि त्रिपादी में पढ़ दिया पाणिनि जी ने, लेकिन इसकी ताकत को उन परिभाषाओं ने यहीं आकर के बढ़ाया कि हम तुम्हारे पास आकर के ही तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है ना। अब जब ये दोनों परिभाषाएं उठ करके त्रिपादी में आ गई, तो कौन किसकी दृष्टि में सिद्ध होगा बताओ मुझे? दोनों एक ही लेवल के हो गए ना, परिभाषाएं भी और कार्य करने वाला सूत्र भी, दोनों एक ही स्तर पे आ गए। अब न कोई सिद्ध है न कोई असिद्ध है, सब बराबर हो गए बिल्कुल, ठीक है ना भाई। हम संसार में जब तक हैं तब तक भले ही कोई अधिक सुखी है, कोई कम सुखी है, लेकिन मुक्ति में जाते हैं तो वहां सुख की मात्रा कैसी होती है? कंबड़ होती है या बराबर होती है? बराबर, क्योंकि सारे ही मुक्त हो गए अब तो, ठीक है ना। सब ब्रह्म के आनंद से सराबोर हो रहे हैं। तो यहाँ भी ये परिभाषाएं उठ करके असिद्ध प्रकरण, जो कि एक कमजोर सूत्र बैठ रहा था, उसके पास आ गई। तो वो भी तो कह रही हम भी कमजोर बन करके ही आए तुम्हारे पास में, या अगर बलवान है तो तुम्हें बलवान बना देंगे। तो एक जैसे हो गए सब ये। तो परिभाषाणमपि कार्यकाल पक्षः, यानी कि तत्र आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति अस्ति परिभाषाणमपि कार्यकाल पक्षः। ये ज्ञापन निकल आया नहीं? ये बताओ पहले, या कुछ रह गया इसमें अभी? अब तो आगे तो केवल हम एक औपचारिकता निभाएंगे, अगली पंक्तियों में सारी बात आ चुकी है। तो इति यदयं पितृश्वसुषण मातृश्वसुश्च इति सूत्रद्वये मातृपितृशब्दाभ्याम उत्तरस्य स्वश्री शब्दस्य आदेः सकारस्य मूर्धन्यादेशम कृत्वा प्रयुङ्क्ते। ऐसा ही तो पढ़ रहे हैं पाणिनि, आदि सकार को मूर्धन्य करके, यानी कि पितृ और मातृ शब्द से उत्तर स्वश्री के आदि सकार को मूर्धन्य आदेश करके प्रयोग कर रहे हैं वो अपने सूत्रों में। इससे ज्ञापन निकल रहा है। तो कहते हैं कथम कृत्वा ज्ञापकम, कैसे बताया आपने? तो कहा श्रूयताम, सुनिए, कि कार्यकाल पक्ष ही सती, यदि कार्यकाल पक्ष हम मान लेते हैं तो क्या होगा कि प्रकृत परिभाषा द्वयम, ये दोनों परिभाषाएं जिन पर अभी चर्चा कर रहे थे, तत्र तत्र उपस्थितम भवति यत्र यत्र पंचमी निर्देशेन कार्यम विधीयते। जहां जहां भी पंचमी निर्देश के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा होगा, कार्य करने वाले सूत्र के द्वारा, तो वहां ये परिभाषाएं दोनों उपस्थित हो जाती हैं। ये कार्यकाल पक्ष हो गया। तथा च, ऐसा होने पर मूर्धन्यादेशम विदधता, मूर्धन्यादेश जो कर रहा है, विधान कर रहा है सूत्र, मातृपितृभ्याम स्वसा इति,
असिद्ध सूत्रेण सह, यह असिद्ध सूत्र है लेकिन इसके साथ तस्य परिभाषा द्वयस्य, उन दोनों परिभाषाओं की एक कालता भवति, एक कालता हो जाती है। अब दोनों ही असिद्ध हो गए एक प्रकार से, दोनों सिद्ध हो गए, दोनों सिद्ध हो गए फिर। तो नास्ति असिद्धत्व प्रसंगः। अब इन्हें तो कहीं और किसी सूत्र के पास जाना नहीं है कि यहाँ फिर इनको असिद्ध किया जाए, तो ये सिद्ध हो गए, सबने अपने कैमरे बंद कर दिए हैं। तो एवं इस प्रकार से असिद्ध प्रकरणे अपि, इस असिद्ध प्रकरण में भी परिभाषाणाम व्यापारात्, इन दोनों परिभाषाओं का व्यापार, यहाँ तो दो परिभाषाएं ही हैं लेकिन बहुवचन का प्रयोग किया है क्योंकि नियम तो एक व्यापक रूप में आ गया ना अब ये, कि परिभाषाएं कार्य करने वाले सूत्र के पास पहुंच जाती हैं। तो परिभाषाणाम व्यापारात् अनियम प्रसंगे नियमो भवति, जहाँ की नियम नहीं हो पा रहा था कि मूर्धन्य हम स्वश्री के आदि सकार को करें या श्री में जो सकार है उसको करें, नियम नहीं हो पा रहा था, तो वहां नियम हो गया अभी। तो प्रकृति च, इस प्रकरण में जहां हम ये उदाहरण ले रहे हैं मातृश्वश्री और पितृश्वश्री में, तो प्रकृति च सूत्रे मातृपितृभ्याम इति पंचमी निर्देशा, पंचमी निर्देश यहाँ दिया हुआ है। तो उक्त परिभाषा द्वयोपस्थानात्, इन दोनों परिभाषाओं की उपस्थिति हो जाने से स्वश्री शब्दस्य आदेरेव सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, आदि सकार को मूर्धन्य हो जाता है। न परस्य, न तो परे वाले को होगा, श्री में जो सकार है उसको, न च द्वयो हो, और न ही दोनों के स्थान में होगा अब। इति अलम अति विस्तरेण, तो विस्तार तो काफी हो गया है ये, ठीक है ना। तो हमने दो पक्ष देख लिए अभी, अर्थात प्रथम परिभाषा में दोनों बातों को देख लिया, संज्ञाओं का भी कार्यकाल पक्ष और परिभाषाओं का भी कार्यकाल पक्ष, ठीक है ना। अब अगली जो परिभाषा है यथोद्देश वाली, तो उसको ले लें क्या, पूरा करें इसको या नहीं, या किसी और दिन करें फिर, बोलो क्या आज्ञा है आप लोगों की, कर लेते हैं। पूरा कर लें हैं? जी गुरुजी। चलो, तो अब देखते हैं हम यथोद्देश पक्ष। अब जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो पहले हम किसका देखेंगे यथोद्देश पक्ष, संज्ञाओं का या परिभाषाओं का, किसका देखेंगे? तो पहले संज्ञा का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पुनर्यथोद्देशम अस्ति इति कथम ज्ञायते, ठीक है ना। अब इस विषय पर आ गए कि कैसे पता लगेगा कि यथोद्देश भी है। तो अब देखो यहां पर कि शपूर्व हंधृत राज्याम अणि, ये सूत्र समझ में आ गया होगा, ये छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का है और अल्लोपन सूत्र के आगे वाला। क्या करता है ये कि शकार पूर्व में है जिसके, ऐसा अन का आकार, और हन धातु, हन शब्द में अन का आकार, और राजन शब्द में, धृत राजन शब्द में अन का आकार, इसका लोप करता है ये, अण परे रहते। बस ये सूत्र का अर्थ है। हमें सूत्र के अर्थ से यहाँ तात्पर्य नहीं है, हमारा प्रयोजन है पाणिनि ने राज्याम पढ़ा हुआ है, बस इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अर्थात पाणिनि ने ज में आकार का लोप किया हुआ है, ये सिद्ध हो रहा है नहीं इससे, राज्याम पढ़ने से, बस इसी पर ध्यान देना है। तो शपूर्व हंधृत राज्यामणि इत्यत्र राज्याम इति यद निर्दिशति, ये जो पाणिनि निर्देश कर रहे हैं, अब ये राज्याम कैसे बनेगा ये हमें देखना है। तो तेन ज्ञायते, उससे हमें ये पता लग रहा है कि संज्ञाएं यथोद्देश जहां उनका उच्चारण किया है वही रहती हैं। यथोद्देश पक्ष संज्ञाओं का दिखा रहे हैं। ये कैसे होगा कथम, कि राजन आम, ये स्थिति है। देखो ये वही बात है जो हमने पीछे भूमिका के समय में कौन से शब्द पर देखा था हमने शस प्रत्यय ला करके, ये राजन शब्द पर ही देखा था, नहीं दंडनाह पर देखा था। हाँ नहीं राजन हाँ दंडी शब्द पर, दंडनाह पर देखा था शस प्रत्यय ला करके दंडिन शब्द से। ठीक वही स्थिति है सारी, कोई नई बात नहीं है। तो राजन आम ये स्थिति है यहाँ।
हैं? ये नए रूप से संपादित किए हुए पुस्तक में है रंडन। अच्छा अच्छा, पीडीएफ फाइल में आम था वहां पर भी। जी। ठीक है ठीक है। हाँ, इसमें इन्होंने दंडन शस दिया है। चलो, तो हमें वही स्थिति देखनी है कि जैसे राजन और आम, तो यहाँ स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, अब निखिल तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा, वही विषय फिर आ रहा है कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से राजन की पद संज्ञा प्राप्त हो रही है और यचिभम से भ संज्ञा प्राप्त हो रही है। और दोनों परिभाषाएं, दोनों ही संज्ञा सूत्र, दोनों संज्ञा सूत्र यदि हम कार्यकाल पक्ष ले लें तो कार्य करने वाले सूत्र के पास दोनों पहुंच जाएंगे। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पहुंच जाएगा अल्लोपना के पास में, ठीक है ना। वो कहेगा मैं आ गया, पद संज्ञा कर रहा हूँ, वो नहीं नहीं उसके पास में नलोपह प्रातिपदिकांत के पास में। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पहुंच जाएगा नलोपह प्रातिपदिकांत के पास में कि मैं आ गया, पद संज्ञा कर रहा हूँ और नकार का लोप करो, ठीक है ना। और यचिभम पहुंच जाएगा अल्लोपना के पास में कि मैं आ गया हूँ, भ संज्ञा कर दी है मैंने, आकार का लोप करो। बन जाएगा ये, कभी कुछ बनेगा कभी कुछ बनेगा। लेकिन पाणिनि क्या पढ़ रहे हैं, बना बनाया देखो, राज्याम सूत्र पढ़ रहे हैं नहीं। तो ये राज्याम कब संपन्न हो पाएगा, जब ये संज्ञा सूत्र दोनों स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने और यचिभम ये जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहे, हिले नहीं वहां से, ठीक है ना। तब ये संपन्न हो पाएगा। कैसे, वो देखते हैं आगे। तो राजन आम इत्यत्र पद संज्ञा भ संज्ञा च प्राप्यते, दोनों प्राप्त हो रही हैं। आ कडारा दे का संज्ञा, ठीक है ना, ये कब लगता है, जब ये दोनों संज्ञा सूत्र कडार वाले प्रकरण में बने रहें। अगर यहां से उठ के भाग गए तो आ कडारा दे का संज्ञा क्या कर लेगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। ये तभी तो लगेगा दोनों यथास्थान बैठे रहें। अब तुम लोग यहाँ कक्षा से उठ के भाग जाओ तो बीच में तो मैं कैसे पढ़ा दूंगा, तभी तो पढ़ा पाऊंगा जब यहाँ बैठे रहोगे, ठीक है ना। तो आकड़ा देखा संज्ञा इति परिभाषाम अनुसृत्य अनवकाशाम भ संज्ञाम विधाय। और वहां मैंने बताया था ना कि आकड़ा देखा संज्ञा, इसे हम दो प्रकार की बात बोलते हैं कि हमें एक ही संज्ञा करनी है, वो कौन सी होगी, या तो परे हो रही हो या फिर अनवकाश हो। तो यहाँ अनवकाश हमें दिख रहा है, परे वाली बात देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अनवकाश होने के कारण से भ संज्ञा हमने कर ली, और भ संज्ञा करके तन्निमित्तकम अल्लोपम कृत्वा, अल्लोपन से आकार का लोप कर लिया। तब पाणिनि के द्वारा सूत्र में कहा हुआ धृतराज्याम शब्द, यहाँ जो राज्याम बोला है उन्होंने, राज्याम इति निर्दिशति आचार्य, ये जो आचार्य बोल रहे हैं, ये कब सिद्ध हो पाएगा, जब संज्ञाएं अपने स्थान पर बैठी रहे, अपने स्थान पर बनी रहे। तो यथोद्देश पक्ष हो गया ये। और तभी उनका क्रम देख पाएंगे हम कि तच्च पौर्वापर्यम तदैव भवितुम अर्हति। पौर्वापर्य भी, क्योंकि यहाँ जो आकड़रा देखा संज्ञा सूत्र जो नियम करता है, ये दो प्रकार से करता है कि या तो अनवकाश हो या फिर परे हो। तो परे वाली बात भी हम तभी देख पाएंगे जब पौर्वापर्य का तात्पर्य कि ये पूर्व है ये परे है। ये कब हो पाएगा, जबकि यथास्थान बैठी रहे ये। और दूसरा अनवकाश वाली बात भी, ये भी तब घटा पाएंगे हम जबकि यहीं बैठी रहे ये। अगर यहाँ से उठ के चली गई तो हम किसको देखेंगे, कौन अनवकाश है कौन सा अवकाश है, तब भी नहीं देख सकते। तो पौर्वापर्यम तदैव भवितुम अर्हति यदा यथा पाठम, जैसा इनका पाठ है, अर्थात संज्ञा परिभाषयो सूत्रयो उच्चारण देशो अनुक्रियते, जो उनका उच्चारण का देश है, जब उसी का अनुकरण किया जाएगा, उनके वहां रहते हुए ही हम कार्य करवाएंगे उनसे, तब ये राज्याम शब्द सिद्ध हो पाएगा। अतः स्पष्टम यथोद्देशम अस्ति। इसलिए यथोद्देश पक्ष ये किसका सिद्ध हुआ, परिभाषाओं का या संज्ञाओं का, परिभाषाओं का, संज्ञाओं का। अगर एकाग्रता नहीं होगी ना तो समाधि नहीं लग पाएगी, ध्यान रखना। वहां तो और ज्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे फिर हम। और वो एक वाक्य सुना है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
चलो अब देखते हैं चौथा पक्ष जो कि अंतिम है हमारा, अर्थात परिभाषाओं का यथोद्देश्य पक्ष। अभी संज्ञाओं का देख लिया हमने। अधुना परिभाषाणाम यथोद्देश्य पक्षः साध्यते। अब देखो दो सूत्र हमें देखने हैं यहाँ। एक तो है याडापः। तो याडापः सूत्र क्या करता है? ये आबंत अंग, आबंत अंग को लेता है ये, और इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है ऊपर से? घेर नीति से नीति की, अर्थात नित प्रत्यय परे होना चाहिए। घेर नीति के आगे है ना आण नद्याः याडापः, घेर नीति से नीति आ रहा है, और आण नद्या तो नदी संज्ञकों में लगता है, तो उसका प्रसंग नहीं है यहाँ पर। हमें आबंत शब्द को लेना है। तो याडापः आबंत अंग को याट आगम, यानी आबंत अंग से उत्तर मित प्रत्यय को याट का आगम कर रहा है ये। तो इत्यत्र घेर नीति इत्यतो नीति इत्यनुवर्तते, ये आ गया। तो अब अर्थ क्या बनेगा? ततः आबंतात अंगात नीति परतः। अब ये सामान्य अर्थ कर रहे हैं, अभी किसी परिभाषा को नहीं लगा रहे, अभी एक सामान्य अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि आपह में है पंचमी और नीति में है सप्तमी। तो पंचमी में हमने लगा लिया कि तस्माद् इत्युत्तरस्य, ठीक है ना, कि उत्तर को कार्य होता है। तो ठीक है, उत्तर को कार्य होता है तो हम आबंत से उत्तर ऐसा अर्थ कर लेंगे, ठीक है ना। और नीति में है सप्तमी, तो नित परे रहते, यही तो बोला जाएगा अभी तक, अभी और कोई बात नहीं आई है सामने। तो आबंतात अंगात नीति परतः याडागमो भवति इति सूत्रार्थः संपद्यते। ये सूत्र यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तत्र, अब इस अर्थ में आपह इति पंचमी निर्देशात्, पंचमी का निर्देश हो रहा है ना आपह में, तो तस्माद् इत्युत्तरस्य इति उत्तरस्य अर्थात परस्य कार्यं प्राप्नोति, पर को कार्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। तथा अब एक परिभाषा और भी है वहां पर प्रथम पाद में ही, कि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो हमने आपा में पंचमी तो देख ली, लेकिन नीति में सप्तमी का ध्यान है हमें, वहां सप्तमी भी तो आ रही है। तो सप्तमी आ रही है तो वहां क्या अर्थ होगा? वो परिभाषा ये कहेगी कि सप्तमी यदि आ रही है तो आपको पूर्व को कार्य करना होगा, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब दोनों परिभाषाएं देखो यहाँ पर सक्रिय हो चुकी हैं, ध्यान रखना, क्योंकि आपा में पंचमी है और नीति में सप्तमी है, दोनों आ गए यहाँ पर एक साथ। ये स्थिति वहां नहीं थी मातृपितृभ्याम स्वसा में, वहां तो मातृपितृभ्याम में पंचमी थी, ठीक है ना, और स्वसा तो ऐसा ही था, प्रथमांत ही था वो। तो यहाँ पर नीति सप्तमी भी आ गई और आपा में पंचमी भी आ गई। तो कहा कि तथा नीति इति सप्तमी निर्देशात् तस्मिन् नीति निर्देशे पूर्वस्य इति पूर्वस्य कार्यं प्राप्नोति। अब बताओ हम याट आगम आबंत अंग को करें या कि नित प्रत्यय को करें? दोनों बातें आ गई ना अभी। ये अब दोनों में उलझन आ रही है, क्योंकि तस्मात् इत्युत्तर से कह रहा है कि नित प्रत्यय को याड आगम करो, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य कह रहा है कि आबंत अंग को याड आगम करो। अब कहाँ होगा याड, ये निर्णय करना होगा। तो द्वयोः परिभाषयोः विरुद्ध कथनात्, विरुद्ध कथन हो गया ना, एक पूर्व को कार्य कह रहा है, एक पर को कार्य कह रहा है, विरुद्ध कथन हो गया बिल्कुल। संदेहो भवति, संदेह हो गया कि कस्य वा याड आगमः स्यादिति, किसको हो याड का आगम। अच्छा, ये जो बात आ रही है सामने, ये जो विरुद्ध कथन जैसा लग रहा है हमें, ये समस्या कब आई? तो आगे कहते हैं एषा स्थिति ही, ये जो स्थिति बनी ना विरुद्ध कथन वाली, ये कब बनी? केवल कार्यकाल पक्षाश्रयेण, कार्यकाल पक्ष मानते हुए। कार्यकाल पक्ष का तात्पर्य ये दोनों परिभाषाएं यहाँ से उठ करके याडापा के पास में जाके पहुंच गई, और दोनों जाकर के वहां व्यवस्था कर रही है कि गड़बड़ कर रही हैं। और परिभाषाएं किस लिए होती हैं? व्यवस्था करने के लिए। ये तो बड़ा उल्टा हो गया कि न्यायाधीश जाकर के आपस में झगड़ रहे हैं वहां। बताओ, करने गए थे न्याय किसी अपराधी का बोला जाएगा, यहाँ अपराधी नहीं कहेंगे सूत्रों को, कि व्यवस्था बनाने गए थे कहीं पर, ठीक है ना। कहाँ गए थे? याडापा के पास में। और दोनों परस्पर झगड़ने लगे। कौन? न्यायाधीश। परिभाषाएं झगड़ने लगी।
ये हो गई अव्यवस्था। अच्छा, न्यायाधीशों के ऊपर न्यायाधीश होता है, कोई नहीं होता है? वो एक तो लोअर कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बैठा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी गड़बड़ करे तो कौन है? प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति है उसके ऊपर, जी। ठीक है ना? और राष्ट्रपति करे तो प्रजा। चलो। तो ऐसा स्थिति ही केवल कार्यकाल पक्षाश्रयेण समुद्भवती। ये कार्यकाल पक्ष मान करके हो रही थी स्थिति, ठीक है ना? तो अब पक्षांतरेरपि परिहारा भवन्ति, दूसरा पक्ष ले लो ना। पतंजलि सुविधा दे रहे हैं तो दूसरा पक्ष ले लेते हैं। तो चलो दूसरा पक्ष देखते हैं अब इसका। तो अब मैं पृष्ठ बदलना होगा। एक मिनट अभी। हम्म। अभी हट गया था मैं। जी। चलो, तो कौन सा पृष्ठ है ये? 7वां। हम्म। दिख रहा है? तो यहाँ पर ये पीछे देखा हमने कि कार्यकाल पक्ष का आश्रय करने पर ये जो स्थिति बनी थी कि दोनों का विरुद्ध कथन सामने आ गया था। क्यों? क्योंकि यतः कार्यकाल पक्ष, उसी को और थोड़ा खोल रहे हैं कि कार्यकाल पक्ष में क्या होता था कि परिभाषाणाम विधि वाक्येन सह एक वाक्यताम आपन्नानाम सर्वेषां सह समान कालत्वात्। सर्वेषाम, सभी परिभाषाओं का जब विधि वाक्य के साथ उनकी एक वाक्यता बन जाएगी तो उस अवस्था में समान काल ही हो गया उनका। और समान काल जब हो जाता है दोनों का, तो उस अवस्था में ये विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये नियम कर पाएगा सूत्र? ये कब कर पाएगा? ये परम शब्द कब बोल पाएंगे हम? इसे क्रम तो दिखाई दे कोई कि ये पूर्व है, ये पर है। और इन्होंने क्या किया, परिभाषाओं ने चालाकी करके ये दोनों उठ करके चली गई याडापा के पास में। अब ये सूत्र विप्रतिषेधे परम कार्यम वहां पूर्व और पर देख पाएगा? दोनों एक ही जगह तो बैठ गई जाकर के। अब तो इति व्यवस्था न भवती, ये व्यवस्था नहीं कर पाता। अब ये व्यवस्था नहीं कर पाता, और यही यदि यहीं बैठी रहे परिभाषाएं, ये उठ करके न जाए यहाँ पर, तो बताओ मुझे कि तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व है या तस्मादित्युत्तर से नहीं, पर कौन सा है इन दोनों में? तस्मादित्युत्तरस्य। हाँ, तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व में है और तस्मादित्युत्तर से परे है, और दोनों परिभाषाओं का समान बल है। समान बल किसे कहते हैं, पता है सभी को? समान बल का तात्पर्य होता है कि कोई सूत्र निर्विवाद रूप से किसी एक स्थान पर चरितार्थ हो जाए, ठीक है ना? जैसे दो सूत्रों में निर्णय करना है हमें, और दोनों सूत्र निर्विवाद रूप से, कोई रुकावट नहीं आ रही है उनकी, और दोनों सूत्र निर्विवाद रूप से किसी न किसी एक उदाहरण में चरितार्थ हो जाए,
यानी पहला भी हो गया चरितार्थ, दूसरा भी हो गया चरितार्थ। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई, एक शब्द ऐसा आ गया जहां दोनों आकर के लड़ गए आपस में। तो दोनों का समान बल है कि नहीं है? अब समान बल इसलिए है कि भिन्न भिन्न रूप में वो चरितार्थ भी तो हैं, निर्विवाद रूप से अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन एक क्षेत्र में दोनों आ चुके हैं अब। इसे कहते हैं समान बल वाले सूत्र। तो उस अवस्था में ये सूत्र कहता है विपदिशते परम कार्य, में भी परिभाषा है ये कहती है कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि समान बल वाले सूत्र परस्पर लड़ने झगड़ने लगे, तो वहां पर क्रम देखा जाता है कि पाणिनि ने क्रम की दृष्टि से परे किसको रखा है, वो कार्य करेगा, अपना पहला वाला नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये दोनों परिभाषाएं यदि अपने स्थान पर बैठी रहें तो विप्रतिषेधे बहुत सरलता से नियम कर देगा, वो पर वाले को अधिकार दे देगा कि तुम अपना कार्य करो। तो तस्मात् उत्तरस्य को उसने अधिकार दे दिया, ठीक है ना। लेकिन ये स्थिति बनी तब ना जबकि ये अपने स्थान पर बैठी रहें, तब। तो अपने स्थान पर बैठी रहें, ये पता कैसे लगे? कोई पाणिनि का संकेत तो दिखाई दे हमें, अर्थात पाणिनि कहीं पर कोई ऐसा शब्द हमें पढ़ करके बता दें अपने सूत्र में कि जहां उन्होंने याट आगम नित प्रत्यय को किया हुआ हो, आबंत अंग को न किया हुआ हो। तो देखो सूत्र पहले ही अध्याय में है, समज्ञाति धनाख्यायाम। तो आख्या शब्द कैसा है? ये आबंत है कि नहीं है? आबंत है। तो आख्यायाम में याट आगम ये नित प्रत्यय को हो रहा है या कि आबंत अंग को किया है? किसको किया है पाणिनि ने? अगर आबंत अंग को करते तो आख्या से पहले आता, यानी ख्या से पहले आता, ठीक है ना, बल्कि आख्या से ही पहले आता, पूरा एक शब्द बन चुका था ये। और नित को किया है तो हमने याम बोल दिया। अब ये नी प्रत्यय को जो आम आदेश किया है ङेराम नद्याम निभ्या से, उसको हुआ है याट आगम, तो बन गया याम। तो आख्यायाम शब्द के द्वारा स्पष्ट हो चुका ना कि पाणिनि किसको याड आगम कर रहे हैं। और पाणिनि का ये किया हुआ याड आगम अर्थात नित प्रत्यय को किया हुआ याड आगम ये कब संपन्न हो पाएगा? जब हम परिभाषाओं को अपने स्थान से डिगने न दें, यथोद्देश पक्ष को स्वीकार करें तब। तो ये भी ज्ञापन से निकल आया ना अब। और ज्ञापन में कौन सी शब्द भूमिका निभा रहा है? आख्यायाम। जैसे संज्ञाओं के यथोद्देश पक्ष में कौन से शब्द ने भूमिका निभाई थी? धृतराज्याम, राज्याम शब्द ने, ठीक है ना। यहाँ आख्यायाम इसने भूमिका निभा दी अपनी। तो अब देखो आगे, एवं सति समज्ञाति धनाख्यायाम इति सूत्रे आख्यायाम इति शब्दम प्रयुञ्जानः आचार्यो ज्ञापयति। आचार्य ज्ञापित कर रहे हैं कि परिभाषाणाम यथोद्देश पक्षोपि अस्ति इति। कथम ज्ञायते, कैसे पता लगा कि उच्यते। अब आख्यायाम शब्द को सिद्ध कर रहे हैं, यद्यपि यहाँ इसकी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है हमें, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं कि आख्यायते अनया, ठीक है ना, इति करण साधने, करण अर्थ में आंग पूर्वात ख्याय प्रकथने इति धातो हो आतश्चोपसर्गे इति अंग प्रत्यय कृते। अंग प्रत्यय कर लिया हमने आंग पूर्वक ख्या धातु से। और करण अर्थ में अर्थात कहा जा रहा है जिसके द्वारा, इस अर्थ में। तो आ ख्याय अंग, अब अंग प्रत्यय क्योंकि ङित है और ङित होने से आतो लोप इति च, इसने आकार का लोप कर दिया। धातु आकार से लोपे कृते आख्य अ, इसको मिला दो आख्य। अब ये बन गया आकारांत। आकारांत बनने से हमें बोलना है स्त्रीलिंग में, क्योंकि आतश्चोपसर्गे जो सूत्र से किया है हमने, तो वहां पर अंग प्रत्यय कौन से अधिकार में है? ये तेजस्विनी, स्त्रियाम के अधिकार में है ना। तो स्त्रीलिंग का हमारा शब्द बनाइए आख्य। लेकिन स्त्रीलिंग में हम अकारांत तो नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि वहां एक सूत्र और बैठा हुआ अजायतष्टा इति टापी सती आख्या शब्द सिद्ध्यति। ये तो आख्या बना लिया इन्होंने। ततः अब इस शब्द के आगे ध्यान देना है मैं कि आख्या शब्दात सप्तम एक वचने आख्या नी प्रत्यय ले आए हम। अब नी प्रत्यय कैसा है? ङित है, ये ध्यान रखना है। अब तो ङेराम नद्याम निभ्या से हमने ङी के स्थान पर आम आदेश कर लिया। पहले क्यों कर लिया? क्योंकि ङेराम नद्याम निभ्या में देखो आप शब्द पढ़ा हुआ है नहीं, नदी आप नी,
नद्याम निध्या, तो आबंत अंग भी ले रहा है ये। तो यहाँ आबंत अंग से उत्तर नी के स्थान पर आम आदेश कर लिया, और आम आदेश करने के बाद अब याडापह सूत्र आया। इसने कहा कि आबंत अंग से उत्तर जो ङित प्रत्यय यदि कोई है तो स्थानीय वश से ङित है ही ये, तो उस अवस्था में उसको याडागम करना है, इति याट प्राप्नोति। अब यहीं पर सारा विवाद उठ खड़ा हुआ था कि परिभाषाएं उठ करके दोनों इसके पास में आ गई थी, तो व्यवस्था बनी ही नहीं पा रही थी। अब उन परिभाषाओं को यथास्थान रखा गया, और पता कैसे लगा में यथास्थान रहेंगे ये? आख्यायाम शब्द के द्वारा। उस ज्ञापन से हमने पता लगा लिया पहले, तो उनको वहीं रख लिया हमने। और वहां रखने से क्या लाभ हुआ कि विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र उसने व्यवस्था बना दिया, उसने एक को अधिकार दिया तस्मादित्युत्तरस्य को। अब वो परिभाषा यहाँ लगेगी। अब तो वो परिभाषा उठ करके यहाँ आएगी या वहीं बैठी रहेगी, बताओ मुझे। वहीं बैठी रहेगी। अब वहां बैठने की उसको क्या आवश्यकता है? यद्यपि हम दोनों तरह से ले सकते हैं, इस पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यहाँ कोई विवाद की बात नहीं है अब, क्योंकि वहां हम पक्ष कौन सा लेंगे, अब कौन सा अर्थ करेंगे कि जैसे दीपक एक स्थान पर रहता हुआ, ठीक है ना, संपूर्ण प्रकोष्ठ को प्रकाशित करता है, तो एक स्थान पर रह करके कर सकती है प्रकाशित, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि विवाद का विषय तो है नहीं कोई अब भी। अब विवाद तो सारा समाप्त हो चुका है, तो अब संपूर्ण शास्त्र में अपना प्रभाव दिखाएगी वो, क्योंकि उसको बल मिल गया है किससे? विप्रतिषेधे परम कार्यम से, उसको अधिकार तो मिल चुका है। तो याडापा इति याड प्राप्नोति, और नीति इति सप्तमी निर्देशात पूर्वस्य याड स्यात्, अगर हम ये कार्यकाल पक्ष मानेंगे तो पूर्व को याड होने लगेगा। तथा आपह इति पंचमी निर्देशात उत्तरस्य स्यात्, ये कब हो रहा था? कार्यकाल पक्ष मान करके। तत्र यथोद्देश पक्षाश्रयेण शयनेन, यथोद्देश पक्ष का आश्रय करने से विप्रतिषेधे परम कार्यम इति परत्वात्, इसको व्यवस्था बनाने में सरलता हो गई, क्योंकि एक ही स्थान पर बैठी है, इसने देख लिया ये पर है ये पूर्व है। तो परत्वात् पंचमी निर्देशानुसारम ङेह याड आगमम कृत्वा, ङी को याड आगम कर लिया, तो आख्यायाम इति यदयम प्रेमते, अब ये जो पाणिनि आख्यायाम पढ़ रहे हैं सूत्र में, ततो ज्ञायते, उससे ज्ञापित हो रहा है कि परिभाषाणाम यथोद्देश पक्षोपि अस्ति। हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि संज्ञाएं अथवा परिभाषाएं ये अपने स्थान पर रह करके भी उपकार करती हैं कार्य करने वाले सूत्र का, और अपने स्थान से उठ करके उसके पास जा करके वहां मिल करके भी उसका उपकार करती हैं, दोनों संज्ञाएं भी और परिभाषाएं भी। इसे दोनों परिभाषाओं की एक साथ व्याख्या हो जाती है, क्योंकि एक ही विषय है, दोनों में संज्ञा परिभाषम दोनों में आ ही रहा था, तो दोनों को एक साथ ले लिया है। आगे अब एक एक परिभाषा को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा विस्तार से इसलिए भी हुआ है कि यहाँ कुछ और भी बातें इतनी सारी बताई गई हैं, क्योंकि दो दो चार चार नियमों को हमें यहाँ पर स्थापित करना था, इसलिए थोड़ा विस्तृत विषय बन गया था ये। ठीक है, फिर यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ शांति शांति शांति।